नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अपने देश में ऐसे मामलों की कमी नहीं है जहां बिगड़ैल रईसजादों की हरकतें दूसरे लोगों की जान पर भारी पड़ी हो। ऐसा भी न जाने कितनी बार सामने आया जब ये शिकायत की गई कि इन रईसजादों को अपने परिवार के रसूख के चलते इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई हो। ऐसे में न जाने कितनी बार ये सवाल उठता है कि इन रईसजादों का आखिरकार क्यों ये खास रियायत इनको मिलती रही है। सजा मिलती भी है तो उसके अमल में गंभीरता नहीं बढ़ती जाती है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पुणे में 2 लोगों की जान लेने के जिम्मेदार एक नाबालिग को गिरफ्तारी के 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। और आप देखिए, जमानत की एक शर्त क्या रखी गई थी। शर्त यह थी कि वह दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखे। क्या 300 शब्दों के निबंध से या ऐसे लिखने से नियम कानून का बंधन टूट जाता है या उसे हल्का किया जा सकता है? इस मामले को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि यह हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में शनिवार और रविवार की आधी रात करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ। अभी तक जांच से पता चल रहा है कि हादसे के वक्त ये पोर्शे गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ रही थी। एक बड़े बिल्डर का बेटा कथित तौर पर शराब के नशे में इस पोर्शे को चला रहा था। आप जानते हैं, इस नाबालिग की उम्र है 17 साल 8 महीने, यानी बालिग होने में महज 4 महीने कम। स्टीयरिंग व्हील पर बैठे नशे में धुत इस रईसजादे ने एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। बाइक पर सवार 24 साल के 2 युवा इंजीनियरों एक पार्टी के बाद जो घर लौट रहे थे, उनका हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक चला रहा युवक अनीश अवधिया हवा में कई फीट ऊंचा उछला और सीधे जमीन पर धड़ाम से जा गिरा, जबकि बाइक में पीछे बैठी युवती अश्विनी कोष्टा टक्कर के बाद पास खड़ी एक कार से टकरा गई और लहूलुहान स्थिति में सड़क पर गिरी मिली। इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग लड़के ने अपने दोस्तों के साथ बार में 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पी थी और जमकर पार्टी की मोटा खर्चा किया था। उन्होंने पहले एक बार में पार्टी की और फिर उसी रात दूसरे बार में एक बार फिर पार्टी करने गए, यानी पब हॉपिंग कर रहे थे ये तमाम बिगड़ैल रईसजादे। आरोपी नाबालिग रईसजादे को घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी। कुछ ही देर में पुलिस सामने आई, उसने मामले में दखल दी और उग्र होती भीड़ से छुड़ाकर इस बिगड़ैल रईसजादे को अपने साथ ले गई। पुलिस उसे थाने ले गई। कांग्रेस के स्थानीय विधायक रविंद्र धनगेकर का आरोप है कि पुलिस ने उसे अपने साथ बिठाकर उसकी खातिरदारी की और उसे पिज्जा खिलाया और 11 घंटे तक उसके खून का सैंपल नहीं लिया। शराब पीने के बाद अगर कोई जुर्म होता है तो उसमें तुरंत मेडिकल कराना जरूरी होता है, ताकि इस बात का पता चल सके कि आरोपी ड्राइवर नशे में था या नहीं। इस मामले में 11 घंटे तक सैंपल न लेना निश्चित ही मामले को कमजोर करने के लिए किया गया लगता है। आरोपों के घेरे में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से भी कई सवाल हैं, क्योंकि उसने 15 घंटे के अंदर ही इस रईसजादे और पोर्शे के नाबालिग को जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक जमानत देते वक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस की इस अपील को खारिज कर दिया कि नाबालिग के इस जुर्म को एक बालिग की तरह देखा जाए, क्योंकि ये महज 4 महीने ही बालिग होने से छोटा था। लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने यह मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामले में जिस तरह का जन आक्रोश दिखा, उसके बाद पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही समीक्षा याचिका दायर कर आरोपी के खिलाफ किसी बालिग की तरह केस चलाने की मांग की है। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला 5 जून को अब सुनाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल किया था, जिसमें इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए और इसको रिमांड होम में भेजा जाए। आज ऑपरेटिव ऑर्डर अभी हमको कम्युनिकेट किया गया है, उसको 14 दिन के लिए 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया है। एडल्ट के बारे में जो एप्लीकेशन हमारी थी उसके बारे में भी ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल्स जो भी होगा हम आपको बताएंगे। यानी आज भी यह फैसला नहीं हुआ कि ये इसको बालिग की तरह
समझना चाहिए या नाबालिग की तरह। 5 जून तक चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। जाहिर तौर पर इस मामले में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सवाल यह कि क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह जुर्म इतना गंभीर नहीं लगा कि आरोपी नाबालिग को जमानत ना दी जाए। दरअसल लोगों का गुस्सा इसी बात को लेकर ज्यादा है कि जिस तरह से एक अमीर परिवार ने कथित तौर पर अपने बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए कानून का माखौल उड़ाया, क्योंकि 2 लोगों की जान जाने पर भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस बिगड़ैल को बहुत आसानी से रिहा कर दिया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत जिन शर्तों पर दी उनको अगर आप देखेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इन शर्तों में जो कुछ खास बातें हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहला तो यह कि दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखिए। दूसरा ये कि 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ इस लड़के को काम करना होगा। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करानी होगी। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराना होगा। ट्रैफिक नियमों का अध्ययन करना होगा और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसका प्रेजेंटेशन करना होगा। यानी कोई भी कड़ी सजा 2 लोगों की जान लेने के बाद भी इस नाबालिग को, कथित बिगड़ैल को नहीं दी गई। और भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन भी इसको देना होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और राज्य के ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जमानत की शर्तों पर हैरानी जताई और आदेश की समीक्षा की सलाह दी। फडणवीस ने इस सिलसिले में पुणे के कमिश्नर को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी थी। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। और इसी रिवीजन एप्लीकेशन पर अभी कुछ देर पहले यह फैसला आया कि 5 जून तक इस लड़के को रिमांड होम में, जो चिल्ड्रन रिमांड होम है उसमें भेजा गया है। लेकिन ये नाबालिग है या बालिग है इस पर फैसला आज नहीं आया। ये भी 5 तारीख के आसपास ही इस पर कोई फैसला आ सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस ने भले ही इस मामले में सख्ती की बात कही हो, लेकिन सवाल यह है कि इस नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ऐसी रियायत कैसे दे दी। दरअसल गाड़ी चलाने वाला नाबालिग लड़का पुणे के एक बड़े बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है। आरोप लग रहा है कि विशाल अग्रवाल ने अपने पैसे और रसूख के दम पर मामले में दखल देने और बेटे को आसान शर्तों पर जमानत दिलाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बिल्डर विशाल अग्रवाल को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। आज जब विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उसे पुणे के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों ने उस पर काली स्याही भी गुस्से में फेंकी। आरोप लग रहा है कि उसने खुद भी पुणे से भागने की इन 2-3 दिनों में कोशिश की। तलाश कर रही पुलिस को भटकाने के लिए इस विशाल अग्रवाल ने अपनी एक गाड़ी को मुंबई की तरफ भेज दिया और दूसरी को गोवा की तरफ, और उसने अपने लिए एक गाड़ी अपने एक साथी से ले ली, लेकिन उस गाड़ी पर जीपीएस फिट था। इसी वजह से वो पुणे के संभाजी नगर की एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ केस में अपने नाबालिग बेटे को चलाने के लिए गाड़ी देने के आरोप में धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही उसे गाड़ी चलाने की कोई ट्रेनिंग मिली थी। ऊपर से वो शराब पीकर भी गाड़ी चला रहा था।
इस बीच एक्सीडेंट में 2 लोगों को कुचलने से पहले जिन 2 बार में इस नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, उनके मालिकों और कुछ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि पब मालिकों और मैनेजरों ने नाबालिग बच्चों को शराब पीने की इजाजत दे दी, शराब उनको परोसी, शराब पीने से मना नहीं किया। इस मामले से यह भी साफ हो रहा है कि पैसे की ताकत के आगे किस तरीके से तमाम सरकारी विभाग भी घुटने टेक देते हैं और नियम कानूनों की परवाह तक नहीं करते। इस मामले में जिस 2.5 करोड़ की पोर्शे कार से कुचलकर 2 लोगों की एक तरीके से हत्या हुई, वो महंगी कार कई महीने तक बिना नंबर प्लेट के पुणे की सड़कों पर दौड़ती रही। इसकी वजह यह थी कि 2.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाले इस बिल्डर विशाल अग्रवाल ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी महज 1758 रुपए की फीस नहीं चुकाई थी। यानी इतनी महंगी गाड़ी बगैर किसी नंबर प्लेट के कई दिनों से पुणे की सड़कों पर दौड़ रही थी और कोई इसको रोक टोक नहीं रहा था। इतनी कम फीस इसलिए थी क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स से छूट मिली हुई है। फिर भी सवाल है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो ये गाड़ी सड़कों पर कैसे दौड़ाता रहा। ये दुस्साहस पैसे और रसूख के बल पर ही आता है। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमानवार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पोर्शे कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने आयात की थी और वहां से एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पर उसे महाराष्ट्र भेजा गया था। अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक की होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून का पालन करने वाले अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? सड़कों पर दौड़ रही ऐसी लग्जरी गाड़ी रोकने और उसका चालान करने की हिम्मत क्या अधिकारियों, कर्मचारियों या पुलिस की होती नहीं है? खैर, पुणे के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का अब यह कहना है कि आरोपी नाबालिग को 25 साल की उम्र तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वैसे इस मामले में परतें बस इतनी ही नहीं है। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा इस परिवार से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि आरोपी नाबालिग लड़के के परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी रहा है। आरोपी लड़के के दादा का गैंगस्टर छोटा राजन से संबंध होने की बात सामने आई है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, सारा माजरा समझ में आ जाएगा। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में अब डॉन छोटा राजन की एंट्री हो चुकी है। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंध होने की जानकारी सामने आई है। अजय भोसले नाम का एक शख्स बताता है कि संपत्ति विवाद में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। जिस तरह इस बार पुणे पुलिस सवालों के घेरे में है, साल 2007-8 में भी उस मामले में पुणे पुलिस पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे। ये जो अग्रवाल फैमिली, पूरी फैमिली गुनहगार प्रवृत्ति के। राम अग्रवाल जो मेरा दोस्त था, उसके दोस्ती के कारण दोनों भाइयों में झगड़ा चालू हो गया था उनके प्रॉपर्टी पे से। तो वो टाइम पे ये सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को जाके सुपारी दिया था मेरा कि ये मेरे भाई को यही हेल्प करता है, मेरे भाई का खास दोस्त है, इसको इधर से हटा डालो। इसके लिए उसने जाके छोटा राजन को बैंकॉक में मिलके सुपारी दिया और मेरे पे फायरिंग करने लगाया था। 18 मई को पुणे एक्सीडेंट में नाबालिग आरोपी को जब वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो मामले में कई कड़ियाँ खुलनी शुरू हो गई। खास करके अग्रवाल परिवार का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से मिला तो ये साफ हो गया कि अग्रवाल परिवार की पकड़ सिर्फ पुणे पुलिस तक नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड तक है। और तब पुलिस पर सवाल भी उठे, यहाँ तक कि पुलिस ने उस मामले में चार्जशीट फाइल होने तक एसके अग्रवाल को गिरफ्तार भी नहीं किया था। और अमूमन इस तरह के मामलों में जिसमें अंडरवर्ल्ड का संबंध होता है, पुलिस मकोका लगाती है, लेकिन उस केस में पुलिस ने मकोका की धाराएं भी नहीं लगाई थी। अब जबकि छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जब मामले सभी उसके खिलाफ दायर सीबीआई को ट्रांसफ़र किए गए, तब एसके अग्रवाल के खिलाफ का भी मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया, जहां अब मुकदमा चल रहा है। इस घटना के बाद जयंत पाटिल के भतीजे और शरद पवार गुट के नेता प्राजक्त तनपुरे की पत्नी सोनाली तनपुरे का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट भी खूब चर्चा में है। इस पोस्ट से सोनाली तनपुरे ने उस नाबालिग लड़के के बारे में अहम खुलासा किया है। लड़के का बिना नाम लिए लिखती हैं, कल्याणी नगर में हुए कार हादसे से एक बार फिर वो बातें याद आ गईं। संबंधित घटना वाला लड़का मेरे बेटे के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरे बेटे को उनमें से कुछ से बहुत कष्ट हुआ। मैंने उन बच्चों की शिकायत उनके माता पिता से की, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अंततः इन बच्चों की हरकत के कारण बेटे का स्कूल बदलना पड़ा। उन घटनाओं का बुरा असर आज भी दिमाग पर है।
यदि समय रहते बुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों का ध्यान दिया गया होता तो शायद इतना भयानक अपराध नहीं होता। परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इन खुलासों के बीच पुणे हिट एंड रन मामला राजनीतिक आग सुलगा चुका है। हवा दी है राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी उनके इस बयान ने। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? राहुल गांधी के इस वीडियो पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस का पक्ष लिया और कहा कि ऐसे गंभीर मामले का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। राज्य सरकार में सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे पर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हीं के कहने पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी को थाने के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराया था। उसे पिज्जा, बर्गर तक खिलाए गए थे। एनसीपी शरद पवार गुट नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पोस्ट में सीधे फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। लिखते हैं, देवेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि अगर गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आ गया तो विपक्ष इस्तीफे की मांग करेगा। आज गरीब परिवार के 2 बच्चे अमीर की कार के नीचे कुचल दिए गए और जिसने ये दोनों जाने ली उसे आपके सिस्टम ने पिज्जा, बर्गर खिलाया। 10 घंटे के भीतर उसकी जमानत भी करवा दी गई, वो भी रविवार के दिन। देवेंद्र जी, अब आप ही बताइए कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगे। इन आरोपों पर बीजेपी ने भी अपना बयान जारी किया। इस विषय को लेकर के देवेंद्र जी खुद घर पे नहीं बैठे, वे पूना पुलिस दफ्तर कार्यालय में गए। कानूनी प्रावधान जो है उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से आरोपियों को दबोचा जा सकता है, इसके निर्देश उन्होंने पुलिसकर्मियों को दिए। 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले पूर्व गृह मंत्री को हमें सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है? जो कोविड काल में जो पैसे वाले बिल्डर हैं, जो आरोपी थे, उनको पिकनिक को जाने के लिए पुलिसकर्मी इन्होंने ही दिए थे, क्या भूल गया? जब मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है तो ऐसे मामले में सारे राजनेता इकट्ठे आकर के उस परिवार को न्याय कैसे मिले, यह भूमिका सबकी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से शरद पवार गुट के नेता और उनके दल को इसमें भी सियासत सूझ रही है, यह दुख भरी बात है। इस मामले में जांच की दिशा अब भले ही रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन शुरुआती गलतियां इतनी भारी रही कि मामले में सियासत होनी ही थी। एक एक कर सामने आ रहे पुराने तार और उसे मिला संरक्षण और भी किरकिरी कर रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो बात हुई पुणे की, ये बात हुई विशाल अग्रवाल की, ये बात हुई आरोपी की, और ये बात हुई उस पूरे सिस्टम की जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बचाने की कोशिश में लगा होता है एक रईसजादे को, एक बिगड़ैल रईसजादे को। लेकिन इस घटना ने, इस दुर्घटना ने 2 परिवारों से उनके दिल के टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। ये परिवार मध्य प्रदेश के हैं। दोनों ही परिवारों में मातम छाया है। 24 साल की उम्र क्या होती है?
जिस उम्र में बच्चों के सपने परवान चढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई पूरी कर वो अपने करियर को आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं, अपनी युवावस्था को जी भर जी रहे होते हैं, परिवार उनके शादी ब्याह के सपने देखते हैं। अगर उस उम्र में वो बच्चे चले जाएं तो परिवारों का क्या हाल होगा। दोनों ही पीड़ित परिवार इस मामले में आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। अनीश की मां तो खुद ब्रेन ट्यूमर की शिकार है और बेटा ही उनका ये सहारा था जो अब उनके साथ नहीं है। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैंने कहा तो क्या करूँगी। हादसे में जिस युवक अनीश की जान गई, उनकी मां सविता जो इसको अभी आप सुन रहे थे, इस दुख में हम उनके साथ खड़े हैं और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रही हैं। सविता जी, बहुत दुख है जो कुछ बीता आपके ऊपर। आपका बेटा अनीश अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत मुश्किल है सवाल आपसे पूछना। आपको क्या लगता है, गाड़ी चलाने वाले की गलती है? इसको आप कैसे देखती हैं? लड़के की गलती है, हत्या भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि अगर उसने इतनी बड़ी गलती की नहीं होती तो आज किसी की जान ना जाती। अगर थोड़ा भी अगर उनके घर वाले या उन्होंने थोड़ी सी इसको अपने उसमें मना किया होता कि ऐसा नहीं करते हैं, तो आज मेरे बेटे की जान बची होती। ये सीधे सीधे हत्या कहलाती है ना। जी, आप कह रही हैं सीधे सीधे हत्या लगती है, ये हत्या का मामला लगता है। हमने कहीं पढ़ा कि आप पुलिस कार्रवाई से नाखुश हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप क्यों नाखुश हैं? क्यों लगता है कि पुलिस ने गड़बड़ की है? जिसने एक्सीडेंट किया, जो लड़का मेरे बेटे को एक्सीडेंट किया है, उसने उसको गिरफ्तार तो किया उन्होंने, लेकिन 15 घंटे में ही उसको छोड़ दिया और उस टाइम तक उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया उन्होंने। अगर वो लिए होते उस टाइम पे तो शायद ये अल्कोहल उसमें समझ में आ जाता कि हाँ उसने शराब पी हुई थी। 15 घंटे के बाद अगर आप जांच कराएंगे तो उसमें नहीं निकलेगा, इसलिए पुलिस वालों ने 15 घंटे के बाद ही उनकी जांच की गई। पुलिस की गलती आप बता रही हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये भी लगता है सविता जी कि उस लड़के के जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था पोर्शे, उसके परिवार वाले उसकी मदद कर रहे? एक उसके लिए बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपने बच्चे को। पैसे वाले हैं इसलिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कहीं से भी बचा के निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो गया है ना। तो मैं तो उसको सोचती हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूरी उम्मीद करके बैठी हूँ कि वो मुझे न्याय दिलाए, मेरे बच्चे को न्याय दिलाए। जी, महाराष्ट्र सरकार कह भी रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुणे की पुलिस क्या कर रही है, जुवेनाइल बोर्ड क्या कर रहा है, उस पर हमारी नज़र है। एक चीज़ और मैं सविता जी आपसे जानना चाहूँगा, अनीश के बारे में, आपके बड़े बेटे के बारे में आप क्या बता सकती हैं? कैसा बेटा था वो? वो बहुत अच्छा बच्चा था, खुश मिजाज था शुरू से ही। वो किसी से भी एक बार मिल ले तो लोग उसको अपना बना लेते, वो सबको अपना बना लेता था। वो इंजीनियर बन के वो एमबीए करने बाहर जाना चाहता था, जॉब करने लगा था। इतना खुश मिजाज था, वो सबको अपने दिल में बसा के रखता था। सब सारे लोग बहुत प्यार करते थे उससे। और वो अपने आप को अभी घूम के भी आया और सबसे बोलता था, दादा दादी से, हम सब से, कि हम लोग आप लोग को लेके दुबई चलेंगे, आप लोग घूमिएगा। उसे काफी शौक भी थे हर चीज के। आप खुद अनीश से आखिरी बार कब मिली थी? लास्ट टाइम मई में ही मिली हूँ मैं। 4 तारीख 3 तारीख को वो आया था इधर मेरे पास मिलने। मेरी एनिवर्सरी थी तो वो मेरे से मिलने आया और 5 तारीख को चला गया था वो। 9 तारीख को उसकी फ्लाइट थी गोवा की, वो चला गया था। सॉरी, गोवा नहीं, दुबई गया था वो आने वाला था, मिलने आने वाला था। मेरे से बात किया, बोले कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट और खजूर लेके आया हूँ, तो मैं आऊंगा आप लोग को देने और जल्दी ही आने वाला हूँ।
लेकिन वो हो नहीं पाया। उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। उसने मेरी बेटी की जान ले ली और मुझसे दूर कर दिया उसको। अब कभी नहीं मिल पाऊंगी मैं उससे। सविता जी, हमें बहुत अफसोस है, ऐसे मौके पर हमको आपसे बात करना पड़ रहा है। हौसला रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि सब जल्द से जल्द कानूनन सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जिसने वहां की सियासत को नए सिरे से आज गरमा दिया है। बंगाल में 2 दौर का मतदान अभी बाकी है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश से बीजेपी और तृणमूल की सरकार के बीच अब आमने सामने की ठन गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद से जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। यह आदेश अगर लागू हो गया तो राज्य के लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं ममता बनर्जी की सरकार ने फैसला किया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण संविधान से मिला है। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে, 5 বছর চুরি করবে বলে, 5 বছর করে খাবে বলে একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না। এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। उधर बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये ओबीसी आरक्षण दिया गया और हाईकोर्ट का आदेश ममता सरकार पर तमाचा है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और 2 चरण महज बाकी रह गए हैं। राजनीति के जानकार अपने अनुमानों को पैना करने में इन दिनों लगे हैं। सबके पास अपना अपना एक आंकड़ा है। अमेरिका के मशहूर राजनीति विज्ञानी इयान ब्रेमर ने भी अपना अनुमान बताया है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी 305 सीटें जीत सकती है। एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इयान ब्रेमर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। This is the biggest talking point right now, and it usually begins with a number. So the assumption as per pollsters, at least before the elections began, is that we're going to have continuity, policy continuity, perhaps a third term in all likelihood of the Modi government. The question is by how much? Now you need 273 to form a government. Does BJP get more than it did last time on its own? What's the number you guys have? Eurasia Group is pretty consistent with where Modi and the BJP landed last time around, so it's 305 plus or minus 10 seats. My interest is not in the exact number. My interest is that of all the elections in the world this year,
India, the largest democracy that is going to the ballot place. India also one of the countries with the smoothest transition, right? There's not a lot of uncertainty about the legitimacy of the system. It is seen to be free and fair and transparent. And Modi, who has been in power now for 2 terms, is almost certainly going to be in power for another term on the back of pretty strong economic performance and consistent reform. That is, in the grand scheme of things, a very stabilizing message. But you guys do have a number. No, as I said, 305 plus or minus 10 is the number. Okay, yeah. so 305 plus minus 10 is the number. Now, what does it mean for a third term and a political stable situation for India in terms of how the world is seeing India? I mean, right now for us, the conversation is about how India's the 3rd largest economy sooner than later, how we are now a global power to reckon with. Is that something we're telling ourselves, or is the world also seeing it that way? Oh, the world is definitely seeing it. The world has seen that India has underperformed for decades. India has this incredible demographic weight around the world, and they also, of course, have, very strong intellectual capital and so many STEM graduates. And so many American CEOs come from India, Silicon Valley, right? And not just in the United States and Canada, all over the world. And yet India as an economy has underperformed. And now not only do we see Indian growth picking up, do we see India becoming the 4th largest economy in the world likely next year, the 3rd largest economy in the world probably by 2028. That's a big deal. But also India, as it becomes more powerful, defining itself in terms of friendship with the rest of the world, as a bridge to engage in stronger, more stable relations, as a leader of the global South, as stronger relations with the U.S., with the West. Canada's an exception. They haven't managed that well, but the rest of the G7, they've managed very effectively, and even stabilizing to a little degree, a limited degree, the Indian relationship with China in recent days.